मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, कुछ अपडेट्स थी जो आपको देनी बनती थी सितारा यासीन साहिबा और मेरे केस के मुतालिक। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जो भी साइबर क्राइम अथॉरिटीज़ हैं तो वहाँ पर आजकल क्या चल रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम ही होगा, और जिनको नहीं मालूम है उन लोगों को मैं बता दूं कि पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे कि डकी भाई हैं, रजब भट्ट वगैरह हैं और भी बहुत से हैं, सिस्टरोलॉजी वगैरह, इन लोगों पर कुछ चार्जेस आयद किए थे साइबर क्राइम अथॉरिटीज़ में। FIA साइबर क्राइम का एक मेन इदारा था जिसने बाद में अपना एक ज़ेली इदारा कायम किया, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है NCCIA। और उस इदारे के तहत इन यूट्यूबर्स को जिन्होंने जुआ वगैरह की ऐप को कभी प्रमोट किया था तो उनके खिलाफ चार्जेस लगाए और फिर गिरफ्तारियां स्टार्ट हुई और पहले मरहले में डकी भाई को गिरफ्तार किया गया जब वो एयरपोर्ट पे थे और ट्रैवल कर रहे थे। फ्रेंड्स, इसी मुनासबत से रजब भट्ट जो हैं वो भी यूट्यूबर हैं, वो इस वक्त लंदन में हैं, इससे पहले दुबई में थे और वो इस वजह से ही पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे क्योंकि उनको भी कुछ इसी तरह के चार्जेस के लिए तलब किया गया है। और इन लोगों का ये कहना है, इन यूट्यूबर्स का, कि इनको नहीं मालूम था कि ये जुआ की ऐप्स हैं क्योंकि मेनली ये ट्रेडिंग ऐप्स के तौर पर खुद को मुतारिफ करवाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये भी था कि ये जो जुआ की ऐप्स हैं ये पाकिस्तान में बैन नहीं थी, अब सुना है बैन कर दी गई हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि इसके खिलाफ कोई लॉ अभी तक वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो तबसरा नगार ये भी कह रहे हैं और जो वकला हैं, जो कानूनी जो भी चारा जोइयाँ करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब कोई लॉ ही मौजूद नहीं है तो किस लॉ के तहत इनको सज़ा दी जाएगी या किस लॉ के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। ये सवालन जवाबन चल रहे थे कि जनाब नहले पे दहला ये हुआ कि उसके बाद जो NCCIA जो ज़ेरी नया इदारा कायम हुआ था तो खुद उस इदारे के खिलाफ ही बदउनवानी की शिकायत दर्ज हो गई और जो यूट्यूबर हैं डकी भाई, उनकी अहलिया हैं उरूब जतोई, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि उनसे भारी रिश्वत ली गई। कहा यह जा रहा था कि ये पूरा एक ग्रोह है जो कि लोगों को पहले गिरफ्तार करता है, उनको तकलीफ़ें देता है और उन जो भी क्राइम उनके खिलाफ या हो रहा होता है उसको पीक पर जाने देता है ताकि सामने वाला बंदा आजिज़ आ जाए। और हाँ, अगर किसी ने क्राइम भी किया है तो तब तो कहा जा रहा है ऐसा मुबैना तौर पर कि फिर तो इनके वारे नियारे हो जाते हैं क्योंकि फिर ये लोग जो हैं वो पैसा आराम से दे देते हैं। तो जनाब फिर इन साइबर क्राइम वालों की भी एक तरीके से ये अच्छी खासी कमाई हो जाती है और जिसने जुर्म किया होता है चलो ठीक है, उसके साथ अगर ये कुछ कर भी रहे हैं तो कानूनी तरीके से करें, लेकिन अपनी भी दुकान चमका ली जाती है। उसके अलावा दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनके अपने ऊपर साइबर क्राइम हुआ होता है, जो विक्टिम होते हैं और फिर वो भी जब इंसाफ हासिल करने की तलब में राब्ता करते हैं तो उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। अब वो पार्टी जिस पर साइबर क्राइम वाला जुल्म किया गया है वो पैसे दे दे या फिर जिसने किया है वो पैसे दे दे, जिसकी तरफ से पैसे मिल जाएंगे तो मामला जो है वो उसके हक में जाएगा। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में कहा जा रहा है। मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा ही कुछ मेरे और सितारा यासीन साहिबा के साथ भी होने जा रहा था जब हमने अपना मामला जो है वो रिपोर्ट किया, क्योंकि हमारे साथ साइबर क्राइम किया जा रहा था और उसकी वजह ये थी कि जो मुझ पर साइबर क्राइम किया वो तो इस वजह से किया एक साहिबा ने जिनका सैम रिएक्शन करके चैनल है, और वो मुझसे इस वजह से नाराज़ हो गई कि जब सितारा यासीन साहिबा सऊदी अरबिया आई तो मैंने उनको वेलकम क्यों किया, मैंने उनको इज्जत क्यों दी और अपने मुल्क अपने सऊदी अरबिया के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें क्यों पूछ ली, मतलब कि एक रिस्पेक्ट और वैल्यू क्यों दी। तो जनाब अली उन्होंने लेकर मुझे भी खूब बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बुरा भला कहना तो एक जानिब, उन्होंने मेरे बारे में इतनी गलत बातें की, यहाँ तक कि मुझे अस्तगफिरुल्लाह प्रोस्टिट्यूट तक कह डाला। एक तो मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो इंसान किसी बेगुनाह की बेइज्जती करता है अल्लाह ताला उस पर जो इज्जत के दरवाजे हैं वो बंद कर देता है। तो जनाब अली उन्होंने लेकर मेरे खिलाफ भी साइबर क्राइम शुरू कर दिया, तौहीन, बदतमीज़ी, जो भी उनकी शख्सियत थी वो उन्होंने दिखाई। जो जैसा होता है वो वैसे ही बिहेव करता है। तो लेकिन सितारा यासीन साहिबा जिससे भी मिलती हैं, जो भी उनसे प्यार करता है या उनको कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करता है, ये साइबर क्रिमिनल औरत सैम रिएक्शन ये लेकर उस पर भी हमले कर देती है। बहुत बदलगाम औरत है और जैसी बातें वो कर रही होती है तो उससे उसकी शख्सियत, उसके ख़ानदानी पस मंज़र का पता चल ही जाता है। एनीवेज, मैंने जो है सितारा यासीन साहिबा की सपोर्ट में उस पर केस किया और मैंने सोचा कि चलो सितारा यासीन को ये कब से इस तरह से उसके खिलाफ साइबर क्राइम कर रही है, उसके बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम कर रही है, छोटी छोटी तोहमतें लगा रही है, ऐसी बातें कर रही है जिसका ना सर है ना पाँव है। ऑब्वियसली उसकी जो भी जहनी हालत है ये सब उसकी तर्जुमानी है। लेकिन मैंने और सितारा ने सोचा कि इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की गंदी हरकत में मुलव्वस हैं तो उनकी हौसला शिकनी होगी। तो ठीक है, हमने फिर उठाकर उस औरत पर केस कर दिया। डेफिनेटली आप जब इस तरह का केस करते हैं, इस तरह के प्रूफ्स उसके बारे में आप जमा करते हैं और इदारों में आप वो प्रूफ भेजते हैं तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है। तो एटलीस्ट हमने इस औरत की इस बदलगामी, बदजुबानी और साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी को हमने रजिस्टर तो किया, रिकॉर्ड पे तो लाए। अब ये अमेरिका में है तो वहाँ भी FBI में हमने इसकी कंप्लेन भेजी हुई है और अब इस सिलसिले में हम जो हैं
वो आगे जो है आप जो भी पेशरफ्त हुई है उसकी अपडेट आपको बताते रहते हैं। तो अब मैं इस सिलसिले में आपसे ये पूरी गुफ्तगू करूंगी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कि डकी भाई के साथ क्या हुआ। जैसा कि कंप्लेनेंट ने जो इदारे के अफसरान हैं उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम आयद किया है कि बाज़ अफसरान ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की और फिर उनसे भारी रिश्वत भी तलब की गई। अब देखिए कि इस मामले में हमारे लॉयर फैयाज रामी साहब क्या बता रहे हैं और उसके बाद मेरे और सितारा यासीन साहिबा के केस में भी ऐसा ही क्या कुछ होने जा रहा था, तो उसके बारे में भी फिर मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको सब चीजें समझने में आसानी हो। आज नेशनल साइबर क्राइम के जो एहलकारान है, जो करप्ट एहलकारान है, जिनके ऊपर करप्शन का इल्जाम था, उनको अदालत में पेश किया गया और जनाब 4 करोड़ रुपए की करप्शन जो है वो उनके ऊपर साबित हो चुकी है। अब तक 4 करोड़ रुपए करप्शन की मद में जो लिए गए थे वो बरामद हो चुके हैं। आप जानते हैं कि अरूप जतोई ने इस मामले में एक FIR रजिस्टर करवाई थी शेखुपुरा डिवीजन FIA में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जैन साहब और वकार अवान SHO कर रहे हैं। उन्होंने इन चीजों को इन्वेस्टिगेट किया, इनको अरेस्ट किया। ये जो एहलकारान थे जिसमें से 6 डायरेक्टर हैं और 2 सब इंस्पेक्टर हैं। ये इसमें से सरफराज चौधरी साहब जो एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब और 4 लोग और हैं जिसमें से मुश्तबा जफर और बाकी लोग हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इन 8 अफसरान के ऊपर जो इल्जाम था करप्शन का, शुरू में तो हमें यही लग रहा था कि ये सिर्फ इल्जाम ही है, लेकिन आज की जो पेशरफ्त है उसने हमें भी हैरान कर दिया कि अब करप्शन जो है वो प्रूव होती नजर आ गई है और प्रूव हो चुकी है और अब इन लोगों को सजा से कोई नहीं बचा सकता। और आज 4 करोड़ रुपए की, सबसे पहले जब इनको तकरीबन कोई आज 12 बजे के करीब अदालत में पेश किया गया और अदालत में जब ये आए, इनकी तरफ से मुनीर भट्टी साहब ने आर्गूमेंट पेश किए जो कि एक सीनियर वकील हैं। उसके बाद एक और वकील साहब आ गए। फिर इन दोनों के आर्गूमेंट्स में यही कहा जाता रहा कि जनाब हमने कोई करप्शन नहीं की, हमारे अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, किसी थर्ड पर्सन को पैसे दिए हैं। लेकिन जनाब जब आई ना बारी इन्वेस्टिगेशन टीम की, तो उन्होंने बताया कि जनाब हमने तो इनसे 4 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए और 4 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 22 लाख के करीब तकरीबन सरफराज चौधरी साहब जो कि किंग मेकर हैं, जो कि किंग हैं इस सारे मामले के और जनाब करप्शन के जो बेताज बादशाह हैं, उनसे रिकवर हुए हैं। और उन्होंने बताया कि जनाब ये तो जो है वो क्या कहते हैं कि लोगों को फोन कर करके जो है वो MI के नाम पर पैसे लेते थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये कॉल सेंटर से मंथलियां लेते थे। अब 3 दिन का मजीद रिमांड क्यों लिया गया? 3 दिन का मजीद रिमांड इसलिए लिया गया कि जिस दिन से ये नौकरी कर रहे हैं उससे पहले इनके क्या एसेट थे और नौकरी करने के बाद इनके एसेट में कितना इजाफा हुआ। अब इन जायदादों की वो तफसील निकाल रहे हैं। इसके बाद इनके घरों में इनकी बीवियों के नाम पर क्या क्या एसेट्स हैं उनकी तफसील निकाल रहे हैं और इनके बैंक अकाउंट्स और इनकी APR की डिटेल भी चेक कर रहे हैं। अब इनके घरों के ऊपर भी रेड किए गए हैं, वहां से पैसा जो है वो बरामद किया गया है जो इन्होंने छुपा के रखा हुआ था। ये रिकवरी का जो करप्शन का जो पैसा था वहां से रिकवर हुआ है। इसमें से एक जो 2 एहलकार उनकी फैमिली भी वहां पे आई हुई थी। अब मुख्तर बात यह है कि इनकी फैमिली को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा रहा है। अच्छा, ये तो अब इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिन लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा गया था। असल में ये पहले नेशनल साइबर क्राइम इदारा जो है वो अभी बना था, इससे पहले साइबर क्राइम था, फिर इसको नेशनल साइबर क्राइम में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको MI इसकी ट्रेनिंग कर रहा था, इनको एजुकेट कर रहा था, मामले को लेकर चल रहा था। इन्होंने जनाब उनका नाम ही खराब करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने इस इदारे के जो DG हैं उनको भी चेंज कर दिया, इनसे भी इस्तीफे ले लिए। ये जितने एहलकारान थे जिन्होंने सरकार को लूटा है, लोगों को लूटा है, अब इनके लंबे चौड़े घोटाले जो है वो सामने आ रहे हैं। पूरे के पूरे इदारे की क्रेडिबिलिटी इन लोगों ने दाव पे लगा दी है। अब इदारे में से 10-15 लोग आप देखें करप्ट निकले हैं, टोटल 20-25 लोग हैं, पीछे बच क्या जाता है? ठीक है। और ये पता नहीं कब से लोगों को लूट रहे थे, कॉल सेंटरों से मंथलियां ले रहे थे। बहरहाल जी, अब इसके खिलाफ कानून तो बड़ा सख्त है, मोर देन 7 ईयर पनिशमेंट है, सजा तो पक्की है, नौकरी ये किसी सूरत नहीं कर सकेंगे। करप्शन का एलिगेशन लग गया, नौकरी कहाँ, नौकरी तो करने के लिए काबिल नहीं रहे, जेलों में अब इनका मुस्तकबिल जो है वो गुजरेगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि अब ये डकी भाई जो हैं, ये इनके केस का मामला है जो कि चल रहा है। इसी तरह से कुछ जो मेरे और सितारा यासीन साहिबा के साथ हुआ वो कुछ यूँ था कि जब ये बात मंजर यहाँ पे आई कि भाई ये सऊदी मीडिया पर्सन है, बिजनेस वुमन है, तगड़ी बंदी है और ये सितारा यासीन का साथ दे रही है और दोनों ने मिलकर केस किया है एक बेलगाम औरत पर। तो जनाब अब ये हुआ कि हमारा जो मामला था वो इसलिए तातुल का भी शिकार हो रहा था क्योंकि ट्रिब्यूनल नया बना था कोर्ट में। जब हमने कंप्लेन की तो फिर हमने एक नए ट्रिब्यूनल के मुताबिक फिर दोबारा से अपने मामले को लेकर चलना था, जिसमें ताखीर हुई और फिर उसका नोटिफिकेशन बहुत देर बाद मिला, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया भी था। हमने फिर अपनी जो नेक्स्ट कंप्लेन जो की थी वो FIA में की थी, जिसका डायरी नंबर मुझे मिला और सितारा यासीन साहिबा की भी जो कंप्लेन थी जिसका मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। कुछ खास नंबर वगैरह जो फाइल नंबर है वो मैं हदफ कर दूंगी, वो हम अपनी पर्सनल मालूमात किसी को क्यों दें, हम अपना मामला अच्छे से खुद ही हैंडल कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद मुझ पर अचानक से दबाव डाला जाने लगा। तो फ्रेंड्स, वो दबाव कुछ ऐसा था कि मुझसे और सितारा यासीन साहिबा से हमारी जो पर्सनल केस नंबर है, फाइल नंबर है, ये मांगे जाने लगे।
तो ऑब्वियसली मैंने उसके लिए साफ साफ मना कर दिया, सितारा यासीन ने भी मना कर दिया और हमने उनको बोला कि बिल्कुल हमने अपनी चीज़ें किसी को देनी नहीं है, हम अपना मामला खुद देख रहे हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से जो भी देर हो रही है उसकी वजूहत भी हमें समझ में आती हैं। लेकिन दबाव डालने की गर्ज से वो जो लोग थे जिनको हमसे ये नाजायज़ फ़ायदा उठाना था, उन्होंने फैयाज़ रामे के खिलाफ, हमारे लॉयर के खिलाफ हमें खूब भड़काना शुरू कर दिया, हमें वर्गलाना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली मैं भी देख रही थी, मुझे पता था कि यहाँ पर जो है टाइम लगना ही लगना है और इस औरत ने भाग जाना है क्योंकि इसका ऑलरेडी इमिग्रेशन वगैरह का मामला हो चुका था, ये जो साइबर क्रिमिनल औरत है। लेकिन क्या ही खूब है कि इतने गंदे इल्ज़ाम और सबूतों के साथ इसके खिलाफ कंप्लेन जो हुई है, तो इस तरह की कंप्लेंट्स किसी शरीफ औरत के लिए तो होती नहीं है, तो यही इसकी सज़ा के लिए काफ़ी है कि एटलीस्ट जो ये कर रही है तो इसका जो नाम है और जो काम है वो ऐसे गंदे करतूतों की वजह से मुलव्विस पाया जा रहा है। क्या ये बात कम है? फ्रेंड्स, हमारा काम है कि हम अपनी तरफ से शिकायत करें, हम मजलूम ना बने कि जिस पर हर कोई आए जुल्म कर दे। यही चीज़ मैंने सितारा यासीन को समझाई थी, तुम मजलूम नहीं हो, तुम अपने लिए खड़ी हो सकती हो। वो अपने लिए खड़ी हुई, लेकिन जैसा कि सितारा यासीन साहिबा के जो हस्बैंड है साजिद साहब, उनका कहना है कि हम यहाँ पर सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और बाकी काम इदारों के करने का है और हर वकील अपने तरीके से काम करता है। फयाज रामे साहब भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इस तमाम केस के बाद जिस तरह से मुझ पर दबाव डाला जाने लगा और उसके लिए जो हमारे अपने सब्सक्राइबर्स थे, जो हमारे सपोर्टर्स थे, उनका ही इस्तेमाल हुआ। मुझे नहीं पता कि हमारे वो सपोर्टर क्या उन्हीं लोगों से मिल गए थे कि या नहीं मिले हों, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन दबाव ज़रूर था कि हम अपना जो मामला है वो एक ऑफिसर के हवाले करें और उसके लिए हमें एक भारी मोटी तगड़ी रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ख्याल में मैं एक मोटी मुर्गी थी जिससे सोने के अंडे निकलवाए जा सकते थे। तो जनाब जिसने भी मुझे सोने का अंडा देने वाली मोटी मुर्गी समझ लिया था और ये कि खूब पैसे और तगड़ा माल मिलेगा, तो जनाब उसे समझ लेना चाहिए था कि जनाब लेकिन मैं मोटी अकल की हरगिज़ नहीं हूँ, तो मैं पैसा नहीं निकालूंगी और ना ही सितारा यासीन को पैसा निकालने दूंगी। हमारा मामला चल रहा है और हम खुरामा चल रहे हैं और हम खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। साजिद साहब भी मुतमईन हैं, जो हमारा लॉयर जिन हालात में जिस तरह से जो भी सिचुएशन बन रही है उस हिसाब से जो भी रेमेडी हमें दे रहा है। मैं आपको फयाज रामे साहब की इजाज़त से ही अपनी उनसे कुछ कम्युनिकेशन भी यहाँ पर दिखा देती हूँ, बल्कि सुनवा देती हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले साजिद साहब की डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग मुनक्किद करवाना मकसूद था, उसके बारे में जो चीज़ सामने आई उस सिलसिले में पहले आप हमारे लॉयर फयाज रामे साहब जो हैं उनका जवाब सुन लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल साइबर क्राइम के जो ऑफिसर हैं वो उनको हटा दिया गया उहदे से। तो अभी देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली वो रिजल्ट सामने आ गया कि 8 लोगों के अगेंस्ट FIR जो है वो दर्ज हो गई है करप्शन के इल्जाम में। तो यही वजह थी कि साजिद साहब की डायरेक्टर साहब से मीटिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जो डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब हैं ये तो सस्पेंड होने के बाद इनके ऊपर पर्चा दर्ज हो गया, तो मीटिंग कहाँ होनी थी। अब इनकी जगह पे जो नए बंदे आए हैं, आसिफ साहब, उन्होंने अभी चार्ज नहीं लिया। वो एक आध दिन में चार्ज ले लेते हैं तो फिर मैं तो साजिद साहब को बुला के तो इंशाल्लाह करवा लेते हैं। तो ये इसमें सिनेरियो है। तो वो जो जनरल पब्लिक है वो समझी कि शायद हम काम कर नहीं रहे, ये वजह। जब वो पाकिस्तान आएगी तो आते ही गिरफ्तार हो जाएगी। FIR जब हो जानी है तो जैसे ही ये पाकिस्तान आएगी तो इसने अरेस्ट हो जाना है। कि जब कोई FIR हो जाती है तो फिर उससे बच के दिखाए। और FIR जो है इंशाल्लाह वो नेशनल साइबर क्राइम का पूरा स्टाफ बदल के अब जैसे ही कोई आता है तो विद इन वीक इंशाल्लाह हम FIR ले लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कहकर दबाव भी डाला गया कि जो हमारे लॉयर फयाज रामे साहब हैं उन्होंने कोई केस किया ही नहीं है और इस तरह की बेबुनियाद बात करके असल में हमसे हमारे जो फाइल नंबर थे वो हासिल करना थे, ताकि हमारी फ़ाइल जो है वो किसी रिश्वत खोर अफसर जो हमें टारगेट कर रहा था उस तक पहुंचा दी जाए और फिर वो पैसे ले हमसे मोटी मुर्गी तगड़ा माल मिलेगा, ऐसा उनका शायद सोचना था। अब वो जो कोई भी थे, लेकिन मैं मुझ तक जिस हवालों से पहुँचे थे मैं उसकी ट्रेल दे सकती हूँ कि ये जो साहिबान थे, ख़वातीन हज़रात, ये मुझसे रब्ता करते थे और हमसे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे फाइल नंबर हैं, वो हेलो बहानों से हमसे मांगा करते थे और उनको 10 दफ़ा बताया गया कि जनाब अली नया ट्रिब्यूनल बना है, इस वजह से हमें ताख़ीर हो रही है, मगर वो मानते ही नहीं थे। तो जनाब ये देखिए, ये ट्रिब्यूनल जो नया बना है उस हवाले से जो अभी इस वक्त हमारी फ़ाइल की सिचुएशन है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ और फयाज रामे साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं आप वो भी सुनिए। इस केस में आप देखेंगे तो आर्गूमेंट्स ऑन मेंटेनेबिलिटी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ट्रिब्यूनल बने थे तो अदालत ने रखा हुआ कि भाई हम चलाएंगे कि वो चलाएंगे, हमारे पास मेंटेनेबल होगा या नहीं। तो इस वजह से ये मामला डिले हुआ। तो इंशाल्लाह आप इसको वाइंड अप कर लेते हैं। वीडियोस ब्लॉक करवाने के लिए ना हमने PTA को, जो पाकिस्तान में एक रेलेवेंट अथॉरिटी है जो इन सारे मामला को देखती है, एप्लीकेशन दे दी हुई है। वीडियोस तो इसकी ब्लॉक हो जाएंगी, वो तो कोई इशू नहीं है, वो हमें एक रिटर्न ऑर्डर कर देंगे इस हवाले से। ये जो भी कुछ दबाव डाला जा रहा था, आप 10 दफ़ा समझाओ कि नया ट्रिब्यूनल बना है, NCCIA का नया इदारा बना है, उस वजह से हमारा मामला ताख़ीर का शिकार है। और फिर ये बात भी सामने आई कि मुझसे पैसे ऐंठने के लिए साजिशें हो रही थी, तो इस वजह से बाद में वापस से रिवर्ट होकर वही सेम बात मुझसे की जाती, पूछी जाती, मुझसे फ़ाइल नंबर मांगा जाता ताकि हमारी फ़ाइलों पर जो है एक ख़ास नज़र करम की जाए और उस नज़र करम को करने के लिए हमसे पैसे लिए जाएँ।
फ्रेंड्स, डकी भाई के केस के हवाले से जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो NCCIA पर डकी भाई की एहलिया ने जो इल्ज़ाम आयद किए हैं, तो जो NCCIA के दिफा के लिए, यानी कि इस इदारे के उन मुल्जिम अरकान के दिफा के लिए जो लॉयर हैं, वो इससे पहले दूसरे केसेस में उनके अगेंस्ट भी थे। तो इस बारे में फयाज रामे साहब ने हमें फिर क्या बताया, आप वो भी सुनिए, क्योंकि फयाज रामे साहब पर भी इस तरह की बातें की गई कि पहले आप डॉक्टर समीरा अजीज़ का साथ दे रहे थे, उनके वकील होते हुए आपने सितारा यासीन पर केस किया था। जनाब, वो केस मैंने वापस ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि सितारा यासीन भी मिसगाइड हुई है। हमारे कुछ वेलविशर्स ऐसे हैं, कुछ सपोर्टर्स ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें कर बैठते हैं। मुझे नहीं पता वो किस नीयत से करते हैं, या शायद वो मासूम है और वो गलती से सितारा यासीन को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान ही पहुँचा देते हैं और मेरे जैसे वेल विशर्स को सितारा यासीन से दूर कर देते हैं। इस तरह वो सितारा यासीन की कोई भलाई नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके लिए वबाले जान बन जाते हैं। लोग हमें टारगेट करते थे कि मैं सितारा यासीन का भी वकील हूँ, पहले उनके खिलाफ था। तो अब मियाँ अली शफाक, सिस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट, अनस अली वगैरह के वकील हैं जिनको नेशनल साइबर क्राइम ने नोटिस भेजे। अब नेशनल साइबर क्राइम के जो एहलकारान जिनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा है, उनके भी वकील हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है सब लोगों के सामने। वो अरीब के भी वकील हैं, इकरा कमल के भी, और नेशनल साइबर क्राइम के, और वो खुद कहते हैं कि उनके साथ उनका पुराना तलक है। मीन कि उन्होंने भी शायद कोई मामला, कोई मेरे बारे में मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उनके क्लाइंट जितने भी हैं वो सारे के सारे सेफ हैं, हंसी खुशी में है। इसका मतलब कोई ना कोई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फ्रेंड, इसके अलावा मैं अब एक बहुत ही अहम बात ये कहना चाहूँगी कि मैं कब से वेट कर रही हूँ, मेरे ऊपर केस करो ना साइबर क्रिमिनल साहिबा। कब से कह रही हो कि मैं नोटिस भेजूंगी। कब नोटिस भेजोगी तुम? क़यामत के दिन नोटिस भेजोगी? भेजो ना नोटिस। ये एक अपनी लॉयर, वो भी पता नहीं लॉयर हैं कि नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, चलो होंगी लॉयर मान लिया, लेकिन लॉयर साहिबा से मैंने उनको मैसेजेस किए, अपना नंबर डायरेक्ट दिया हुआ है कि जनाब आली आप मुझे नोटिस भेज दीजिए, ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, बट उन्होंने मुझे कोई नोटिस अभी तक नहीं भेजा है। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर कोई लॉ मौजूद नहीं है, वो फेक न्यूज़ फैला रही है जस्ट सोशल मीडिया पे अपनी पॉपुलैरिटी लेने के लिए, अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए। ये जो नोटिस है इसकी नो वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। और ये जो नोटिस की बात कर रही हैं, ये नोटिस सिर्फ लॉयर की तरफ से भेजा जा रहा है, कोर्ट की तरफ से नहीं। हमने तो कोर्ट की तरफ से नोटिस इनको भिजवा दिए हैं, हमारे नोटिस इससे पहले चल रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो खुद ही हमारे खिलाफ साइबर क्राइम किया और यही जनाब आलिया हम पे केस करेंगी भी, तो जनाब करें। लेकिन जनाब मैं एक सऊदी नेशनल हूँ, मैंने कई दफ़ा कहा है कि मुझे बताइए कि आप पाकिस्तान के किस कानून के तहत मुझ पर केस कर सकती हैं और प्रूफ्स क्या हैं? कोई प्रूफ नहीं। ABCD फालतू की बातें बस इनसे करवा लो। मेरे शौहर से ये बात की, मेरे शौहर से वो बात की। जनाब आपके शौहर से दुनिया की जितनी भी औरतें बात करती हैं उन सब पे आप जो हो ना जनाब आली केस कर दो। मैंने आपके शौहर से सिर्फ इतना कहा था कि आपकी बेगम साइबर क्राइम कर रही हैं, आप उन्हें रोकते नहीं हैं। तो जनाब उन्होंने कहा कि हम नहीं रोकते हैं, मतलब कि हम भी वैसे ही हैं जैसे हमारी बीवी हैं। डेफिनेटली जैसे शौहर वैसे बीवी, दोनों मिलकर कर रहे हैं इस किस्म की बेलगामियाँ, और इससे ये अपना बैकग्राउंड और अपनी शख्सियत की अक्कासी कर रहे हैं। और एक बात मैं हकीकत का आईना दिखाने के लिए यहाँ ज़रूर कर देती हूँ, मेरी ऐसी शख्सियत नहीं है वैसे कि मैं इस बारे में बात करूँ, मगर मेरा एक मर्तबा है। आपके जैसे शौहर जो है ना, इस तरह के लोग मेरे पास मुलाजिम होते हैं। तो जनाब अपनी लेवल पर रह के बात करें, औकात पे रहो, तो ही आगे का सोचा करो। जितनी औकात है इंसान को उतना ही सोचना चाहिए। तो जनाब आपके जो शौहर हैं उनसे जो मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, तो उस कन्वर्सेशन में कोई साइबर क्राइम वाली बात नहीं थी। लेकिन हाँ, आपके शौहर से हो सकता है उसके बाद आपकी लड़ाई ज़रूर हुई हो कि उन्होंने ये कहा हो आपसे कि क्या मुसीबत तुम्हें ये मोटी तगड़ी मुर्गी भी मिली थी, अब कैसे बचेंगे, ये तो पावरफुल औरत है, ये वो, इस तरह की बातें तो आपके दरमियान आपके शौहर के साथ हुई थी, होना भी चाहिए। लेकिन खैर एनीवेज, आपके शौहर ने वो मैसेज किया या फिर आपने किया, मेरे ख्याल में वो आपने किया, जिस पर आपने कहा कि मैं अपनी साइबर क्रिमिनल बीवी को उसके साइबर क्राइम्स पे सपोर्ट करूंगा। तो ये आपने अपने शौहर की आईडी से जवाब लिखा होगा या उन्होंने खुद भी लिखा था, व्हाटएवर, हू केयर्स। तुम्हारी औकात नहीं है, मेरा कद तुम्हारी इन स्टूपिड बातों से बहुत ऊंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस मुकाम पे है वो नज़र आ रहा है। मैंने सितारा यासीन साहिबा को सपोर्ट करने के लिए ये केस तुम पर डाला है, क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ भी साइबर क्राइम किया और ये मेरा हक है, मैंने केस कर दिया। अब तुम एक मुल्जिमा के तौर पर जियो, क्योंकि जो केस हमने किया है और जो FIR तुम पर दर्ज हो रही है, तो डेफिनेटली हमारे पास उसके सबूत भी हैं और हर ज़ी अकल को वो नज़र आ रहा है, जो भी साहिब शऊर है उसको समझ आ रहा है कि जो भी तुम बातें कहती हो वो सब के सब साइबर क्राइम के ज़मरे में ही आती हैं। तो जनाब अली, ये जो साइबर क्रिमिनल औरत है, ये सिर्फ व्यूज़ जमा करने के लिए सितारा यासीन को निशाना बनाती रही, और सितारा यासीन की वो जो दिमागी मरीज़ हेचर्स हैं वो आकर उसको व्यूज़ देती थी, खुश होती थी। अब इस हराम की कमाई से वो टिकट विकट खरीद कर अमेरिका जाकर कोई कहीं पर झाड़ू पोंछा दे रही होगी, कुछ भी कर रही होगी, वी डोंट नो, बट ये कोई हलाल की कमाई नहीं है। तो इस औरत की ज़िंदगी में कभी बरकत होगी नहीं, आमीन या रब, क्योंकि किसी की इज्जत को निशाना बनाकर अपनी ख़ानदान की ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करना, जिसमें किसी की आह हो,
तो अल्लाह का रहमो करम तो उसमें शामिल हो नहीं सकता, कतई नहीं। तो जनाब ये औरत कितने डिप्रेशन और किस तरह की शख्सियत का शिकार है, और टके टके के डॉलर्स के लिए ये साइबर क्राइम करने वाली औरत, इसकी क्या एक लेवल होगा इसका, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या ज़िल्लत है कि टके टके के डॉलर के लिए ये औरत साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर है। अल्लाह ऐसी ज़िंदगी किसी को ना दे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये जो साइबर क्रिमिनल साहिबा हैं, जब ये पाकिस्तान आएंगी तो फ़ौरन अरेस्ट की जाएंगी। ज़िंदगी में सबसे बना कर रखनी चाहिए। पता नहीं कौन किस वक्त कौन सी पुरानी दुश्मनी निकाल कर अपना बदला ले। डक्की भाई के बारे में यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि वो पहले रोस्टिंग करते थे और उन्होंने किसी ऐसे की रोस्टिंग कर दी थी जो अब उनसे बदला निकाल रहा है। ज़िंदगी छोटी सी है और किसी के लिए टके टके के डॉलर्स की खातिर इस तरह से उसको निशाना बनाना, किसी पर जुल्म करना, तो बाद में वो किस वक्त आप पर जवाबी कार्रवाई करे किस लम्हे, तो आप अपनी ज़िंदगी को आगे तक एक भंवर में फंसा रहे होते हैं। ऐसा ना कीजिए। और वैसे भी हमें अच्छे इंसान के तौर पर ही जिंदा रहना चाहिए कि हमारे बाद भी लोग हमें उस खुशबू की तरह रहें कि जब हम किसी के पास से गुजर भी जाएं तो वो जो खुशबू हम उसके पास छोड़ के गए हैं उससे वो हमें पॉजिटिव तौर पर याद रखे। तो जनाब मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। मैं अपने शॉर्ट्स आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए एडिट करना आसान रहते हैं। बाकी जब मैं कम बिजी होंगी तो फिर कोई वीडियो बनाऊंगी, अच्छी सी मालूमाती वीडियो दूंगी एज यूजुअल। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारा पैगाम सब जगह तक पहुँचे। ये खबर देनी आपको लाजमी थी कि जनाब हमसे भी कोशिशें की जा रही थी मगर हम मोटी मुर्गियाँ हाथ आई नहीं। एक पैसा हराम का देंगे नहीं। हमारा मामला, हमारा केस चल रहा है, हमने इदारों के हवाले कर दिया है और हम हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। ये औरत जो उसने किया है उसके हमारे पास सबूत मौजूद है, हमारे खिलाफ साइबर क्राइम हुआ है और हम अपनी शिकायत हर जगह इदारे पे, ऑफिशियल लीगल प्लेटफॉर्मों पे जमा करा रहे हैं। और कमेंट जरूर दीजिएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स लेते रहें, और शेयर कर लीजिए इस वीडियो को। और चलते चलते सितारा सितारों पे चलती रहेगी, सितारा और उसके घर वालों को और माँ जी को भी मैं घर की बहुत 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 मुबारकबाद मैंने दे दी थी पर्सनली, लेकिन चलो सोचा जाते जाते यहाँ भी देती जाऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खूब सारा माशाल्लाह कहिए। अल्लाह ताला सितारा को यूं ही सितारों पे चलाता रहे। सो चलो नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम, बाय बाय।